दोस्तों नमस्कार। मुख्यमंत्री श्रृंखला की कड़ी में आज बात एक प्रोफेसर की, स्वर्ण समाज के आखिरी सबसे कद्दावर नेता और बिहार में मौलाना मिश्रा के नाम से प्रख्यात बिहार के 14वें मुख्यमंत्री और कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का जन्म 1937 ईस्वी में सुपौल डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा भी उनके वहीं पर सुपौल जिला के बलुआ बाजार में हुई और बाद में ये इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के रूप में पटना यूनिवर्सिटी से अपना कार्यभार शुरू करते हैं और राजनीतिक और सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे, क्योंकि इनके पारिवारिक जो पृष्ठभूमि थी वो राजनीतिक और सामाजिक कारणों से कार्यों में जुड़ी रही। 1968 में ये स्नातक जो निर्वाचन क्षेत्र है विधान परिषद का चंपारण, मुजफ्फरपुर और सारण, उससे पहली बार विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होते हैं और उसके बाद 1972 में ये झंझारपुर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से मुख्य विधायक बनते हैं। विधानसभा पहुंचने के बाद में इनके परिवार का इतना बड़ा कांग्रेस में एक ये था कि पकड़ थी कि पहले ही सरकार में, पहले ही विधायक में ये मंत्री बन जाते हैं केदार पांडे जी की सरकार में। उसके बाद उसी असेंबली में जब अब्दुल गफूर जी की सरकार बनती है तब ये भी मंत्री बनते हैं और समय का कालचक्र ऐसा पलटा कि उसी असेंबली में ये फिर से मुख्यमंत्री भी बनते हैं। लेकिन इनके मुख्यमंत्री बनने के पीछे दो चीजें थी। एक चीज थी कि मुख्यमंत्री जब ये बने तो उस समय देश के रेल मंत्री और बिहार के सबसे कद्दावर नेता ललित नारायण मिश्र, जो इनके बड़े भाई थे, उनकी हत्या हो गई थी बम कांड जो समस्तीपुर में हुआ था। तो जब यह घटना हो गई तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई के मृत्यु के मुआवजे के रूप में कांग्रेस सरकार ने इन्हें बिहार की कुर्सी सौंपी। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, जो ये जेपी का आंदोलन हो रहा था तो जेपी के आंदोलन को रोकने के लिए इन लोगों का होना सरकार में बहुत जरूरी है, इसीलिए उनको कुर्सी सौंपी गई। बहरहाल कुछ भी उससे प्रभाव नहीं पड़ा। 1975 अप्रैल में 11 अप्रैल को ये मुख्यमंत्री बनते हैं और मात्र 2 महीना के अंदर इनको इमरजेंसी जो इंदिरा की सरकार के द्वारा लगाई गई थी, वो इमरजेंसी के चलते इनका पूरा जो मुख्यमंत्री का टेन्योर था वो आपातकाल को समर्पित हुआ। फिर प्रेसिडेंट रूल हुआ, उसके बाद में चुनाव होता है और लगभग देश के जैसे हर हिस्से में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता गया, उसी तरह से बिहार में भी सुपड़ा साफ हुआ और बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं और जगन्नाथ मिश्र जी लीडर ऑफ अपोजिशन बनते हैं। उसके बाद ये कांग्रेस के मजबूत करने में जुड़ जाते हैं और 1980 में इनको सफलता भी मिलती है और 1980 में फिर से एक बार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 8 जून 1980 को बैठते हैं। लेकिन कैबिनेट की पहली बैठक में इन्होंने मौलाना की उपाधि अपने नाम की इनके आलोचकों के द्वारा, और सबसे बड़ी बात यह हुई कि इन्होंने उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बिहार। उसके पहले तक सिर्फ हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर राज्यों में ही उर्दू सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज थी, लेकिन बिहार भी बना। उसके बाद इनको मौलाना के नाम से जानने लगे। 1982 में इन्होंने एक बिहार प्रेस बिल लाया था, उसके पीछे भी एक कंफ्यूजन की कड़ी है। फिर भी उन्होंने उस बिल का मेन मुद्दा ये था कि कोई भी पत्रकार किसी भी न्यूज चैनल में, किसी भी प्रिंट मीडिया में, अखबार में किसी के प्रति अशोभनीय बात नहीं लिख सकता है, आलोचना नहीं कर सकता है। इस बिल का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ और बाद में इस बिल को उन्होंने वापस लिया, विधानसभा के बिल को, और माफी भी मांगी थी। 1983 में 2 प्रकरण ऐसे हो गए। जगन्नाथ मिश्र एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बहुत ही अच्छे सोच के आदमी थे, शास्त्री थे। तो उन्होंने सोचा कि हम बिहार में उद्योग धंधा लगाएं, देश के और प्रदेशों में लग रहे थे। उसके चलते इन्होंने इस स्टेट से कहा, सेंटर से कहा कि आप हमें दीजिए, विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, विशेष पैकेज दीजिए। तो जब इन्होंने मांग उठाई, जब इन्होंने ये बिल बनाया, इन्होंने पूछा, तब केंद्र सरकार ने बोला कि ये हमारे ही सरकार की आलोचना कर रहे हैं।
उसके बाद इन्होंने बिहार की जो खनिज संपदा, झारखंड जो उस समय एक में था, तो जो भी आती थी तो मात्र 14% रॉयल्टी के नाम पे इन लोगों को मिलती थी। उसके खिलाफ भी इन्होंने जब बोला तब जाकर के केंद्र सरकार को लगा कि नहीं, जगन्नाथ मिश्रा के द्वारा कुछ अनुचित मांगे जो हो रही हैं, और उन्होंने उनको दिल्ली बुलाया और इसके फलस्वरूप 14 अगस्त 1983 को इनको दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना पड़ा। उसके बाद 1989 में इनको फिर से राजीव गांधी बोले मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने के लिए, ताकि मुस्लिम वोट इनके पाले आ जाए, लेकिन वो कार्यकाल सिर्फ 4 महीने का रहा। उस समय वो राजनीतिक उठापटक चल रही थी, तो इस समय भी कुछ नहीं कर सके। तो 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने सेवा दी, लेकिन मात्र एक कार्यकाल ही इनका 3 साल का रहा। पहला कार्यकाल इनका 2 महीने के बाद राष्ट्रपति इमरजेंसी, और तीसरा कार्यकाल सिर्फ 4 महीने का, वो चुनावी कार्यक्रम था। तो 3 बार ये बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दिए। उसके बाद 1990 और 1992 में ये बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। 1988-1994 में राज्यसभा के सदस्य भी रहे, और भारत सरकार में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर और कृषि मंत्री भी रहे। उसके बाद इन्होंने राजनीति से एक कांग्रेस पार्टी को जो इतना मजबूती से खड़ा किए, उस मजबूती को गजब की एक कालचक्र की घटना ने इनको पलट दिया। 1997 में जब लालू प्रसाद यादव जेल जा रहे थे और राबड़ी देवी को जब उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था, तब जनता दल बिहार में टूट चुकी थी, और समता पार्टी जो नीतीश कुमार और शरद यादव जी की पार्टी थी, उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया कुछ विधायकों को लेकर के। और जब वो लोग अलग हो गए तो लालू यादव की सरकार जो थी अल्पमत में आ गई थी, तब इनको जरूरत थी कांग्रेस पार्टी के समर्थन की। और बिहार के उस समय के सबसे कद्दावर नेता में से इनका नाम आता था जगन्नाथ मिश्रा जी की, क्योंकि ये संकट मोचक थे कांग्रेस सरकार के। लेकिन बिहार प्रदेश के अध्यक्ष उस समय जो तत्कालीन अध्यक्ष थे सीताराम केसरी जी ने, उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम इनको देंगे समर्थन। इन्होंने केंद्र सरकार से इसकी गुजारिश भी की कि नहीं, इसको समर्थन नहीं दिया जा सकता है। लेकिन जब इन्होंने इसकी बोली कि समर्थन नहीं दिया जा सकता है, तो बिहार प्रदेश के तत्कालीन अध्यक्ष सीताराम केसरी ने इनको अनुशासनहीनता की प्रकाष्ठा बताते हुए और पार्टी को 6 साल से इनको निकाल दिया। उसके बाद ये सोनिया गांधी से मिलने भी गए, लेकिन सोनिया ने उस समय बोला कि हम राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो उस समय अध्यक्ष भी नहीं थी। उसके 1 साल के बाद में या नेक्स्ट ईयर 1998 में वो अध्यक्ष पद संभालती हैं। उसके बाद ये बहुत परेशान होते हैं और उसके बाद अपनी पार्टी बनाते हैं, बिहार जन कांग्रेस पार्टी। लेकिन वो पार्टी भी आगे चल के कुछ अच्छा खासा काम नहीं कर पाती है, और ये फिर से एनसीपी में चले जाते हैं, और उसके बाद में जनता दल यूनाइटेड में भी रहे। बाद में उनके पुत्र नीतीश कुमार, उनके पुत्र का भी नाम नीतीश कुमार है, जो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मंत्री भी है। तो इस तरह से 1937 से प्रीमियर से लेकर के और अब तक मान लीजिए बीच में का ये जो गड़बड़ काम था, मतलब जब लालू जी का टेन्योर था, तो हर सरकार में ये इनके परिवार का कोई ना कोई एमपी रहा, एमएलए रहा, राज्यसभा में रहा, विधान परिषद में रहा, तो हर जगह इन लोग राजनीतिक भूमिका में रहे। 1990 में जब ये मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लालू प्रसाद यादव जी बैठते हैं, तो ये प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भी काम किया। उसके बाद 1978 में भी ये प्रतिपक्ष के नेता के रूप में काम किया, और इस तरह से एक लंबा कार्यकाल इनका रहा कांग्रेस पार्टी में, और इन्होंने कांग्रेस पार्टी को उस मुकाम पे ले गए। बिहार के एक बहुत ही कद्दावर नेता, बहुत ही अर्थशास्त्र के ज्ञाता, कभी भी अपने जाति के लिए, अपने समुदाय के लिए कुछ विशेष करने की योजना नहीं बनाई। एक सर्वधर्म समभाव को लेकर के चलने वाले लोग थे। सभी जाति के लोगों के लिए काम किया, पिछड़ों के लिए काम किया, दलित के लिए, वंचित के लिए काम किया, समाजवाद के कड़ी को मजबूत किया। और इसके चलते उसके बाद से कोई भी इस समाज का नेता भी आगे नहीं निकला, उस लेवल पर नहीं पहुंचा, और जात पात की राजनीति आगे बढ़ती गई। और इस तरह से बिहार ने अपने कथित पुत्र जगन्नाथ मिश्रा को 2019 में खो दिया, जिनके ऊपर लालू यादव के साथ में चारा घोटाला का भी मामला आया था, लेकिन
सीबीआई कोर्ट ने कुछ मामलों में इनको बरी कर दिया, कुछ मामले अभी लंबित ही थे, तब तक ये इस धरती को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए चले गए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।